हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस वर्टिकल ब्रांच में बताइए कितनी करंट होगी, जिसमें क्या हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। सारे लोगों को हो सकता है ये बात समझ आ गई हो, बहुत सारे लोगों को, कि ये बीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। तो आज का लेक्चर हमारा बीट स्टोन ब्रिज के ऊपर रहने वाला है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ मैंने आपको एक बहुत ही चैलेंजिंग होमवर्क क्वेश्चन दिया है। तो पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करो, फिर उस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। तो आज का टॉपिक है बीट स्टोन ब्रिज। बहरहाल मैं बीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस पहले भी करवा चुका हूं बैलेंसिंग स्टेट के। आज हम अनबैलेंसिंग और बैलेंसिंग दोनों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते क्या होता है बीट स्टोन ब्रिज। इस तरीके से 5 रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं। यहां पर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। मैं बेसिक फॉर्म बना रहा हूं, मैंने अभी जो बनाया था वो भी बीट स्टोन ब्रिज था, यह भी बीट स्टोन ब्रिज है। मैंने इसको इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये रेसिस्टेंस R1 है, ये कोई R2 है, ये कोई R3 है, ये कोई R4 है, और इस गैल्वेनोमीटर का अपना कोई रेसिस्टेंस होगा, मैंने RG मान लिया है। अब मेरे को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंसिंग है या ये बैलेंसिंग नहीं है। तो सबसे पहले करंट का फ्लो करा लेता हूं। यहां से स्टूडेंट्स आई करंट आ जाएगी, तो इसमें कोई I1 करंट चली जाएगी, इसमें कोई I2 करंट चली जाएगी। मुद्दे की बात फिर से वही आती है, क्या ये बैलेंसिंग है या अनबैलेंसिंग है। अगर ये बैलेंसिंग है तो क्या करेंगे, अनबैलेंसिंग है तो क्या करेंगे। तो मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूं, मैं मान लेता हूं ये बैलेंसिंग है। ओके, कैसे, मतलब ये बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज का मतलब इस पॉइंट का नाम मैंने कोई सी रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने कोई डी रख दिया, इस पॉइंट का ए रख दिया, इस पॉइंट का भी ए रख दिया, इस पॉइंट का बी रख दिया, इस पॉइंट का भी बी रख दिया। क्योंकि वर्टिकल कोई रेसिस्टर लगा हुआ नहीं है तो इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम। बोलो, मैं कह सकता हूं दिस इज बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज। क्लियर, मैंने बोल दिया ये बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब है, इसका मतलब है देयर इज नो करंट इन वर्टिकल ब्रांच। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं। वर्टिकल ब्रांच CD, ये जो वर्टिकल ब्रांच CD है इसमें कोई भी करंट नहीं होगी अगर ये बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको बता देता हूं। R1/R2 का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू R3/R4, इन दोनों के बराबर। ये प्रूफ भी करेंगे, मैं पहले मान ले रहा हूं फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी करंट नहीं होगी, और अगर इसमें करंट नहीं हुई तो आपको पता है इस ब्रांच को मैं क्या कर देता हूं, इस तरीके से मैं हटा देता हूं। तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, और फिर इन दोनों का रिजल्ट पैरेलल में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे इजीली क्या हो जाता है, पता चल जाता है। करंट सेम है, इसका मतलब मैं एक दो बातें और भी बोल सकता हूं। मैं कह सकता हूं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज 0। अरे आप बताओ ना, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। अरे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बोलो, पोटेंशियल एट C माइनस, यहां से कोई करंट मान लेता हूं, अगर करंट फ्लो कर रही होती तो IR जैसी कोई, बोलो, ड्रॉप या गेन होता, और कहां पहुंच जाता मैं, VD पे। मैं कहता BC माइनस BD इज इक्वल टू IR। इसमें कोई भी करंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूं BC ही किसके बराबर है, VD के बराबर। मतलब पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम है तभी तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो करती है फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? उल्टा बोल दिया, फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। बोलो, इज दैट क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का C और D का पोटेंशियल 0 है। इट मींस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D आर इक्वल। बोलो, तो क्या मैं ये बात आपसे कह सकता हूं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये वर्टिकल ब्रांच हट गया तो यहां से जो करंट आई थी
इसमें भी करंट I1 मतलब I1 जो आई थी और इसमें I2 आई थी, तो इसमें भी I2 हो जाएगी। बोलो क्योंकि ये और ये सीरीज में हो गए, ये और ये सीरीज में हो गए। अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं, मतलब प्रूफ फॉर बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज, कि बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है, इस बात को अपन क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं, जगह की मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं ये हटा देता हूं, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब उन दोनों का पोटेंशियल जीरो है, डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर सारे लोग किरचॉफ लॉ जानते हैं, तभी पढ़ाई कर सकते हैं इसकी, अदरवाइज हम इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैं पाथ ले रहा हूं, कौन सा पाथ, एसी, एसी ले लूंगा, फिर सीबी ले लूंगा, फिर एडी ले लूंगा, डीबी ले लूंगा, सबके पोटेंशियल बना करके फिर रेशियो वगैरह लेंगे। चलो शुरू करते। बोलो इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां से शुरू किया ए, बोलो लूप नहीं है, लूप होता तो जीरो कर देते, यहां से शुरू किया। बोलो मैं और मेरी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो बोलो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, कितने का, I1R1। सबको पता मैं और मेरी वो का मतलब करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। करंट और मेरे चलने का डायरेक्शन सेम है, तो मैंने मान के चलाएगी, पोटेंशियल का क्या होगा, फायदा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नियम एक बार बनाया फिर वो चेंज नहीं होना चाहिए। कहां पहुंच गया, सी पे। सो आई कैन से BA माइनस BC इज गोइंग टू बी I1R1, इक्वेशन 1 बना दो। बोलो फिर मैं पाथ ले रहा हूं, कौन सा, CB, इसके R2 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं BC, बोलो मैं और मेरी वो सेम डायरेक्शन में I1R1, कहां पहुंच गया, B पे। फिर इसको इधर ले आया, BC माइनस BB, ये यहां माइनस आ जाएगा, ये माइनस टाइम्स ऑफ I1, सॉरी इसमें करंट, हाँ सही, इसमें I1 ही है, I1R2। इज दैट क्लियर? तो इसको इक्वेशन 2 बना देता हूं। बोलो इक्वेशन 1/2 कर देता हूं, 1/2 क्या हो जाएगा, BA माइनस BC अपॉन BC माइनस BB इज इक्वल टू माइनस I1R1 अपॉन माइनस I1R2। माइनस से माइनस, I1 से I1 चला गया, और यहां पर मैंने BA माइनस BC अपॉन BC माइनस BB इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, एक कोई नई इक्वेशन बना ली। इज दैट क्लियर? अब ऐसे ही नीचे वालों का बना लूंगा, फिर समझते क्या होगा। बोलो किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोलो, तो इसका प्रूफ लगा लेते, पूरा कंप्लीट करते। अब नीचे वाली ब्रांच में आ जाते हैं। तो अब मैं पाथ ले रहा हूं, कौन सा, बोलो A से D, पाथ में AD ले रहा हूं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बोलो चलेंगे फिर से वहीं से, यहां से स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल एट द पॉइंट A, माइनस या प्लस, मैं और मेरी वो सेम, मतलब फायदा ही फायदा, I2R3। बोलो कहां पहुंच गए, पॉइंट D पे। क्लियर? ये हो गया BA माइनस BD इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ R2R3, सॉरी I2R3। इक्वेशन नंबर कोई हो गई क्या, 4। अब मैं पाथ ले रहा हूं D2B, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो एक लाइन, इतनी देर मेहनत की है तो बढ़ा ही दे रहा हूं। BD मैं और मेरी वो सेम, I2R4 इज इक्वल टू BB, किस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे। तो VD, शायद नीचे विजिबल ना हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, BD माइनस BB विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ I2R4। बोलो ये कोई इक्वेशन बन गया 5। क्लियर? और फिर से मैं क्या कर दे रहा हूं, 4/5। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा BA माइनस BD अपॉन BA माइनस BD अपॉन VD माइनस BB इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ I2R3 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ I2R4, माइनस से माइनस, इससे ये मर गया। ठीक है, यहां से BA माइनस BD अपॉन BD माइनस BB इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये इक्वेशन कोई 6 बन गया। बोलो विजिबल तो है ना, हाँ है। बोलो ये इक्वेशन 6 बन गया।
क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अब आप अगर मेरे से एक सवाल पूछना चाहे तो कोई मेरे को बीच में रोक करके ऑफलाइन क्लास में बस इतना सवाल पूछ सकता है कि भाई साहब आपने ये यहां से यहां तक का रास्ता डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, बस मुझे इतना बता दो, बस मुझे इतना बता दो। जब ये भी अपन पाथ लेते, दो एंड्स के बीच लेते डायरेक्ट यहां से यहां तक, आपकी बात सही है, मैं यहां से यहां तक भी ले लेता, लेकिन मुझे दो अलग अलग रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। इसके अक्रॉस अलग निकालना है, इसके अक्रॉस अलग निकालना है, इसके अक्रॉस अलग निकालना है, इसके अक्रॉस अलग निकालना है। अगर मुझे पूरे सर्किट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे पूरे ब्रांच में करंट निकालनी होती तो मैं यहां से चलता और मैं यहां तक आता, लेकिन मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग निकालना है, इसके अक्रॉस अलग निकालना है, इसलिए मैंने इसको दो छोटे रास्तों में तोड़ लिया। यहां से यहां तक जाने का मतलब है यहां से यहां तक जाओ प्लस यहां से यहां तक जाओ। इज दैट क्लियर? अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखो। बोलो, इसमें मैं यहां से ऊपर से साफ कर रहा हूं, नोट कर लिया? कर लो कर लो कर लो। 1 2 3 नोटेड? बोलो नोटेड? तो मैं यहां से हटा रहा हूं। इक्वेशन 3 इक्वेशन 6 को मैं दोबारा से लिखना चाहता हूं ऊपर, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। BA माइनस BC अपॉन BC माइनस BB इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इक्वेशन ये 3 थी, और इक्वेशन 6 थी BA माइनस BD अपॉन BD माइनस BB इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये इक्वेशन कोई 6 थी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पता है इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब BC का जो पोटेंशियल है वो BD के बराबर है। क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग विद द बैलेंसिंग सिचुएशन, बैलेंसिंग कंडीशन। बोलो, कोई भी वर्टिकल ब्रांच में करंट नहीं है, बताओ, तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो रख देते हैं। बताओ, अब दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इनमें क्या समानता है क्या असमानता है। बोलो, यहां BA माइनस BD है, तो D की जगह क्या रख दूं मैं? C, और यहां समझो BC माइनस BB है, तो यहां पर क्या है? VD माइनस B है, तो मैं यहां पर D की जगह क्या रख दे रहा हूं? C, और यहां पर भी C रख दे रहा हूं। फिर देखना इक्वेशन कैसी बन जाती है। BA माइनस BC की जगह BD, सॉरी BD तो है ही, BD की जगह BC अपॉन ये BD है, इसकी जगह BC माइनस BB इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इक्वेशन हो गया कोई 7। अब इक्वेशन थर्ड एंड 7th को ध्यान से देखो। इक्वेशन थर्ड एंड 7th को ध्यान से देखो, इनके LHS बराबर है। बोलो, BA माइनस BB, सॉरी BA माइनस BC, BA माइनस BC अपॉन BC माइनस BB, BC माइनस BB, मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मैं राइट हैंड साइड को क्या कर सकता हूं? बराबर। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 आई कैन से R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। इज दिस क्लियर? बोलो, हम लोग ये बात प्रूफ करने में सक्षम हो गए कि ये बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है। बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, अगर ये बैलेंसिंग नहीं होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। बोलो, अगर ये बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग के लिए मैं एक दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं, ये बात का आप ध्यान रखना। अगर बैलेंसिंग है तो क्या क्या होना चाहिए? पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी सेम। देयर शुड बी नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। इसीलिए इसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ताकि मुझे यह पता चले कि ये बैलेंसिंग का केस बन रहा है या अनबैलेंसिंग का केस बन रहा है। आप बताओ, गैल्वेनोमीटर की एक्चुअल में अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊं तो इस तरीके का होता है। ये सुई लगी होती है, निडल लगी होती है। तो अगर मैंने जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें करंट अगर फ्लो करेगा तो आपको पता है ये सुई क्या करेगी, ये निडल क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी।
और अगर ये बैलेंसिंग हुआ ऑफ कोर्स इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बैलेंसिंग के लिए आप ये बात ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बैलेंसिंग है देन वी कैन रिमूव वर्टिकल ब्रांच CD फ्रॉम व्हीट स्टोन ब्रिज। इज दैट क्लियर? अरे भैया, जब इसमें कोई करंट नहीं है, पोटेंशियल बराबर है, तो क्यों खाम खाम अपने क्वेश्चन को हम कठिन करते चले जाएंगे। अब ये मेरे लिए एकदम हलवा परोस दिया गया है। बोलो सर, उड़े दूंगा इसे, तो उड़ा दूंगा, उड़ा, बहुत ही आसान है, इसको तो पकड़ लूंगा मैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि क्या मैं पहचान पाऊंगा क्वेश्चन में ये बीट स्टोन है या बीट स्टोन नहीं है। दिस इज वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। मैंने इसका तरीका भी आपको बताया हुआ है। मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के 2 लेक्चर बनाए हुए हैं, जहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि बीट स्टोन को मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूं। इज इट बीट स्टोन और नॉट, इज इट बैलेंसिंग और नॉट, तो वो भी आइडेंटिफाई करना भी सीख लेंगे। अभी थोड़ा बहुत बता दूंगा 2 सवालों के माध्यम से। बोलो, तो बैलेंसिंग की कंडीशन समझ गए? समझ गए? ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है कि प्रूफ करिए कि बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है, तो कैसे प्रूफ करेंगे मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड्स के में लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिख देंगे। बोलो, बोर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। हाँ, अभी सुनो, अगर ये अनबैलेंसिंग है, इन केस अगर बीट स्टोन कैसा है, अनबैलेंसिंग है, मतलब बैलेंसिंग नहीं है, इफ wheat stone is unbalancing, चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे? R1 अपॉन R2 का रेशियो अगर R3 अपॉन R4 के रेशियो के बराबर आ गया तो ये बैलेंसिंग है। बोलो, बैलेंसिंग है। कई कंडीशन बता दी मैंने, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी या सी क्या है, सेम है, तो भी ये बैलेंसिंग है। पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, वर्टिकल ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो भी ये बैलेंसिंग है। ना पोटेंशियल की बात कर रहा है, ना करंट की बात कर रहा है, रेसिस्टर लगे हुए, तो उनके रेशियो बना करके देख लेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो की क्या है, बराबर है, तो भी ये कैसा है, बैलेंसिंग है। इन सब के बावजूद अगर ये बैलेंसिंग नहीं है, जब मैंने लेक्चर को शुरू किया था, जो मैंने बीट स्टोन का फोटो बनाया था, उसको आप ध्यान से आप पीछे अगर जाकर के देखोगे तो वो अनबैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है। दैट्स वाई उसमें वर्टिकल ब्रांच में मेरे से करंट की बात की गई है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर, या रीडिंग बताइए कितनी रीडिंग होगी गैल्वेनोमीटर के अंदर। ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कब होने वाली है, जब ये अनबैलेंसिंग का केस होने वाला है। तो जब अनबैलेंसिंग का केस है, इफ बीट स्टोन इज अनबैलेंसिंग, then we will use Kirchhoff's law। Kirchhoff's law का यूज करेंगे। Kirchhoff's law for current and voltage across any रेसिस्टर। और किरचॉफ का नियम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ। तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर है, जिसमें मैंने किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन किया है और कुछ बेहतर सवाल भी कराए हुए हैं। आप देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं जो छोटी मोटी बातें आपको बताऊं, उतनी बातें अगर आप याद रख लेंगे तो भी उससे आपका काम हो जाएगा। तो पहले 2 सवाल बैलेंसिंग के ले लेते हैं, फिर आगे अनबैलेंसिंग का क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बोलो, कोई डाउट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। चलो मैं 2 क्वेश्चन बनाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बोल भले ही दिया बैलेंसिंग है, लेकिन आपको पहचानना है क्या ये बैलेंसिंग है, क्या ये बैलेंसिंग नहीं है। मैं ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा इसके बीट स्टोन बेस के बैलेंसिंग कंडीशन के, क्योंकि मैं करा चुका हूं पहले। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन HCB से उठाता हूं, SC वर्मा की बुक से क्वेश्चन उठाता हूं। SC वर्मा सर ने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से रेसिस्टर लगे हुए हैं और
ठीक है। उन्होंने कहा है कि इनकी वैल्यूज वगैरह उन्होंने दे रखी हैं। क्या दी हुई है? उन्होंने कहा है कि ये कोई R ओम का रेसिस्टर है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 40 ओम है। और वर्टिकल, उन्होंने वर्टिकल के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है इफ, बोला फाइंड वैल्यू ऑफ R इफ, इसको हटा के यहां पे ना गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं। इफ देयर इज नो करंट, there is no current in galvanometer of resistance 50 ओम। बोलो, अब मैंने अभी भी आपको बताया था, अगर नो करंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, या इन दोनों का रेशियो के बराबर है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है। इसमें वर्टिकल वाले को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। बोलो, हाँ, रेसिस्टेंस नहीं पता इसलिए इसके रेशियो से नहीं पता कर सकते, लेकिन उन्होंने बताया है क्वेश्चन ने क्या कि कोई करंट नहीं है। करंट नहीं है तो मुझे पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है। आई कैन से R/10। अरे कुछ लोग इसको P, Q, R, S ऐसे भी बोलते हैं। फिर बोलते हैं P/Q इक्वल टू शुड बी R/S। कुछ वो लोग इसको R1, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं, इसको R4 बोलते हैं। सो दे राइट R1/R2 शुड बी इक्वल टू R3/R4। कुछ भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बोलो, कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। सो आई कैन राइट R/10 विल बी इक्वल टू 20/40। इज दैट क्लियर? इससे ये मर गया। सो R इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई हुआ 20/4, 5 ओम R की वैल्यू आ गई। बोलो, क्वेश्चन ने कहा कि R की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 5 ओम R की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बार चेक भी कर लो क्या ये बैलेंसिंग सच में है भी या नहीं है। तो बताओ, ये कितनी आई? 5/10, 5/10 बराबर होना चाहिए किसके? 20/40 के। काट के देखो कितना आ रहा है? 1/2, 1/2 है, देखो बराबर। बोलो, क्लियर? तो हम समझ गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं, उसमें मैं डायरेक्ट बीट स्टोन बना करके नहीं दूंगा, हमें पहचानना होगा कि ये बीट स्टोन है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट की याद दिलाता हूं जिसमें मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया है। जब 5, 6 या 7 रेसिस्टेंस इस तरीके से लगे हों कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में है या फिर ये पैरेलल में है, तो हमें एक बार बीट स्टोन ट्राई करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। कैसा होता है पोटेंशियल कॉन्सेप्ट? मैं बता चुका हूं आपको, डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर लगा, सिर्फ कंडक्टिंग वायर, आइडियल कंडक्टिंग वायर अगर लगे हुए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ है। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये इस तरीके से यहां पर आइडेंटिकल वायर तो नहीं लगा है, लेकिन एक रेसिस्टर ऊपर की तरफ लगा हुआ है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी डाउट क्या, अभी तो सवाल बना रहा हूं। और ये इस तरह से, बोलो, ये इस तरीके से एक सर्किट बना हुआ है और मेरे को ये देखना है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, और ये दोनों बचे हुए को मैं कर लेता हूं कितना, 10 और 20 ही कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मेरे को बताना है क्वेश्चन इज, यहां पे मैंने कोई पॉइंट ए ले रखा है, यहां पर मैंने कोई पॉइंट बी ले रखा है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, यू आर नॉट एबल टू थिंक कि ये सीरीज में है कि ये पैरेलल में है।
मैंने बताया ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। ए पॉइंट टर्मिनल पे मान लिया, बी पॉइंट टर्मिनल पे मान लिया, इस तरीके से टर्मिनल पे मैंने ए पॉइंट इधर ले लिया, इस तरीके से मैंने टर्मिनल पे बी पॉइंट यहां पर ले लिया। बोलो और बीट स्टोन ब्रिज को हम अपन कैसे बनाते, ऐसे बनाते, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है बीट स्टोन ब्रिज की। बोलो रफली ऐसे बना के बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। बोलो ये बीट स्टोन ब्रिज होता है। बहुत ही गंदा बनाया मैंने, आई नो मैंने बहुत ही गंदा बनाया है। इससे बेहतर तो थोड़ा सा टाइम लेके बना देता तो सही रहता। ये होती है बीट स्टोन ब्रिज। बोलो इसके बीच में रेसिस्टर भर दो यहां पे इस तरीके से। बोलो हाँ ये भी हो सकता है कि नीचे इस तरीके से भी रेसिस्टेंस लगे हो। दैट्स व्हाई मैंने बोला था क्या, कम से कम 5 तो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6-7 भी हो तो भी हम ट्राई कर सकते हैं। मे भी यहां और यहां भी एक लगा हो तो कैसे ट्राई करेंगे। देखो इस पॉइंट को कोई नाम दे दो सी पॉइंट, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो डी पॉइंट, और यहां पर रख लो सी और यहां पर रख लो डी। आपको सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं ट्राई करने जा रहा हूं बीट स्टोन ब्रिज। कहीं इसमें बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में कि पैरेलल में, कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 से कम होगा तो ये बनेगा नहीं। ओके तो ट्राई करते हैं। बोलो इस पॉइंट का नाम मैंने सी रख दिया। तो ए और सी के बीच में देख लेते हैं कितने रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और कितनी वैल्यू लगी हुई है। तो ये पॉइंट ए है, इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या है, ए और सी। ये देखो ए और सी के बीच में कितना लगा है, 1, कितने का, 20 ओम का। बोलो लिख लिया मैंने। ए और डी के बीच में, ए और डी, अब ध्यान से सुनना, ये 2 रेसिस्टर ए और डी के बीच में मत समझ लेना लगे हुए। ए और डी के बीच में ये डायरेक्ट लगा हुआ है, ये ए सी और सी डी के बीच में लगे हुए हैं। तो डायरेक्ट ए और डी के बीच में कौन लगा है, ये 10 ओम रेसिस्टर। क्लियर। और अब सी और डी के बीच में देख लेता हूं, ये सी है ये बी है। अगेन ये वाला रेसिस्टर सी और डी के बीच में है, ये वाला डी और बी के बीच में है। तो डोंट थिंक ये सी डी के बीच में, सी डी के बीच में डायरेक्ट कौन है, ये दिस इज 20 ओम रेसिस्टर। इज दैट क्लियर। आगे चल के देखेंगे। बोलो और इसकी वैल्यू लिखने ही भूल गया, ए और डी के बीच वाला कितना था वैल्यू, इसकी 10। ठीक है अब आगे देखते हैं। बोलो क्या पॉइंट है, बी डी, बी डी किधर है, ये है बी और ये डी। सिंपली यहां दिखाई दे रहा है मेरे को कि 10 ओम का रेसिस्टर लगा है, मैंने लगा लिया। और सी और डी रह गया, सी और डी के बीच में ये वर्टिकल 30 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। गाइस दिस इज बीट स्टोन ब्रिज। रेडी हो गया अपना बीट स्टोन ब्रिज। कैसे बनाया मैंने, आप समझ गए। बीच वाले पॉइंट्स को मैंने कोई सीडी नाम दे दिया, एक पॉइंट को मैंने ऊपर ले लिया, एक पॉइंट को मैंने नीचे ले लिया। जिसके बीच में, जिन पॉइंट्स के बीच में जितनी वैल्यू के रेसिस्टर लगे हुए थे उतने मैंने लगा दिए। अगर आपको रिलेटेड इससे और भी क्वेश्चन करने तो आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का पार्ट 2 देख सकते हैं, वहां पर भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। क्योंकि आज मैं स्पेशली पढ़ा रहा हूं बीट स्टोन, इस वजह से यहां पर बता रहा हूं, वैसे इसको मुझे बताना नहीं चाहिए था। क्लियर। हाँ अभी ये चेक करो, अभी ये चेक करो क्या ये बैलेंसिंग है या ये बैलेंसिंग नहीं है। तो बताओ R1 अपॉन R2, तो 20/20 बराबर R3 अपॉन R4, 10/10। बोलो कितना आया, 1। ये भी कितना आया, 1। इसका मतलब दिस इज बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज है तो इस वाली ब्रांच की मेरे लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं होने वाली है। बोलो अब इनका इक्विवेलेंट निकालना, ए और बी से घटिया आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता मेरे लिए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब 2 रेसिस्टेंस इक्वल वैल्यू के पैरेलल में सीरीज में लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, रिजल्ट पैरेलल में। बोलो तो 20-20 40 सीरीज में, 10-10 20, उसके बाद रिजल्ट पैरेलल में, तो 40 गुणा 20/40 प्लस 20 60। ऐसी तो निकालता हूं ना मैं। आर इक्विवेलेंट देखो यार, अब यहाँ पे मेरे से ये मत पूछना ये सब आप कैसे कर रहे हो, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। आपको पहले के लेक्चर देखने चाहिए। जब 2 रेसिस्टेंसेस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो ऊपर उन दोनों का गुणा कर लेते, नीचे जोड़ के भाग कर लेते, डिवाइड कर लेते। सिंपली ये इससे मर गया और ये इससे मरा, तो ये हो गया 3। बोलो 40/3 ओम आर इक्विवेलेंट है किस किस के बीच में, ए एंड बी के बीच में। क्या समझ गए आप ये क्वेश्चन। मेरे हिसाब से कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने में। बोलो इज दैट क्लियर। क्लियर। तो मैंने ये 2 सवाल आपको बता दिए। अब मैं उसी सवाल से स्टार्ट करता हूं जिस सवाल को मैंने बोर्ड पे बनाया था। मतलब यहां पर हम लोग डील करने आए हैं अनबैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज की। बैलेंसिंग समझ गए, 2 केस यहां पर भी बता दिए, पहले भी बताए हुए हैं। क्लियर।
अब मैं वो सवाल बना लेता हूं जिसका एक्चुअल में हम सोल्यूशन देखने आए थे। तो ये इस तरीके से एक रेसिस्टर लगा हुआ है और एक रेसिस्टर ये लगा हुआ है। यहां वर्टिकल ब्रांच में कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर का काम ना करंट नापना नहीं होता है, डिटेक्ट करना होता है। छोटे बचपन की बातें बता रहा हूं, ये क्लास 10th में सिखाया जाता है हमें ये सब। बोलो सर मैंने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, तो बिना पढ़े पास हो गए होगे, इसका मतलब? बोलो ये वैल्यू है 1 ओम, ये वैल्यू है 2 ओम और ये वैल्यू है 2 ओम और ये वैल्यू है 3 ओम। ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसका भी अपना रेसिस्टेंस है जो कि 4 ओम का है, 4 ओम का है। एंड फॉर्चुनेटली थोड़ा सा और मजा दिलाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसने 2 वोल्ट की बैटरी 2 ओम के रेसिस्टेंस के साथ लगाई है। मतलब इसने बात की है मेरे से ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस को भी इन्वॉल्व किया। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ने मेरे को बोल रखा है करंट के बारे में, वरना मैं करंट खुद से लेता तो बताओ क्या लेता? मैं मान लेता कि यहां मान लो कोई करंट आई आ गई, अरे बैटरी से निकली, यहां से करंट कोई आई। मैं बार बार आपको बताऊं बैटरी से करंट नहीं निकलती, गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया यहां कोई I1 करंट चली गई, तो बोला इसमें कितनी बची? I माइनस I1। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी बना देता हूं। बोलो I माइनस I1। बोलो, और यहां से जो करंट ऊपर आई है I1, कुछ इसमें चली जाएगी, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें जाएगी या नहीं जाएगी। मतलब ये दिस इज द केस ऑफ बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। तो मैं चेक करने चला 1/2 1 R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4 2/3, और ये बराबर नहीं है। ये कितना है? हाफ है। बोलो ये कितना है? 2/3 है। मतलब दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज। और अगर है कहानी अनबैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज की, तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जाएगी। मैंने मान लिया इसमें IG करंट चली गई, करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो बोलो I1 थी जिसमें से IG चली गई, तो इसमें कितनी बची? I1 माइनस IG। अगर आपको इन बातों को ज्यादा डिटेल में सीखना है तो आप मेरा किरचॉफ लॉ का लेक्चर भी देख सकते हैं। बोलो चलो और देखते हैं। बताओ यहां से करंट आ गई नीचे IG, और यहां से करंट आ गई कितनी? I माइनस I1। बताओ किरचॉफ रूल बताता था, जंक्शन रूल कहता था इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन विल इक्वल टू द लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। इधर से आ रही IG, इधर से आ रही I माइनस I1, तो बोले इस वाली ब्रांच में कितनी करंट हो जाएगी? I माइनस I1 प्लस IG। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो। और क्वेश्चन तो मैंने बता ही रखा है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बताना है मुझे, गैल्वेनोमीटर। बोलो तो अब बताओ मेरे को इसमें करंट बतानी है। वेरिएबल कितने हैं? 3। वैसे अगर मेरे से ईच में करंट पूछी जाती तो मैं 3 इक्वेशन बनाता, 3 लूप चुनने पड़ते, एक लूप ये ले लेता, एक लूप ये ले लेता और एक लूप ये ले लेता। मैं करा भी चुका हूं, आप जाके चेक कर सकते हो। बोलो, लेकिन मेरे से गैल्वेनोमीटर में करंट पूछी गई है, तो पहले मैं इस और इस लूप को लेके 2 इक्वेशन बनाता हूं। अब नेमिंग शुरू कर देता हूं, कोई A B C D, ठीक है, जरूरत इधर पड़ेगी तो E F भी कर लेता हूं। अब मैं लूप को सेलेक्ट करने चला, तो मैंने सबसे पहले ले लिया इन लूप A B C A। मैंने आपको लूप की कहानी बता रखी है, जहां से चलेंगे वहीं लौट के वापस आएंगे। किरचॉफ का लूप रूल कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? तो मैंने यहां से शुरू किया। बोलो मैं और मेरी वो एक ही डायरेक्शन में, फायदा हो गया प्लस I R का, R कितना है? 1, तो यहां 1 R का फायदा। बोलो आगे गया, मैं और मेरी वो, हाँ रास्ता सेम है, रास्ता चेंज नहीं होना चाहिए। A से B गया पहले, अब B से C जा रहा हूं। बोलो B से C गया तो पड़ गया कौन? गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, मैं और दोनों साथ में, तो क्या होगा? फिर से फायदा कितना? 4IG, IR का फायदा। बोलो
अगर मेरी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती तो नुकसान हो जाता, और माइनस जैसी चीजें आ जाती आगे चल के भी डिस्कस कर लेंगे, इसी में आ जाएगा। अब बताओ, मैं ऐसे जा रहा हूं कहां से, सी से ए, और मेरी वो ऐसे आ रही है ए से सी, मतलब इस बार अपोजिट है, तो क्या नुकसान इच नुकसान चलेगा, नुकसान इच नुकसान कितना, 2i माइनस i1। बोलो, और लूप के अक्रॉस ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा i1 प्लस 4ig माइनस 2i और माइनस माइनस प्लस 2i1 विल बी इक्वल टू 0। जो एक जैसे हैं उनको जोड़ लेते हैं, ये 2i और ये एक i, ये हो गया 3i1 माइनस 2i प्लस 4ig इज इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो, ऐसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो उसके लिए लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा लूप ले लेते हैं, इन लूप बी डी सी बी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स बताते हैं कि अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। आपने क्लॉक चलना है आप क्लॉक चलो, आपने एंटी क्लॉक चलना है आपने एंटी क्लॉक चलो, बस जो नियम आपने बनाया उस नियम को चेंज मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में वो लोग क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके साइन गड़बड़ कर जाते हैं, बीच में भूल जाते हैं, इस वजह से साइन दिक्कत करने लगते हैं, तो एक इसीलिए बोलते हैं एक बार क्लॉक चलो एक बार एंटी क्लॉक चलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे चल सकते हो। तो मैंने इसमें ऐसे मोशन किया था, बोलो इसमें भी मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे ही कर रहा हूं। क्लियर, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे का काम शुरू करते। बोलो मैं कहां से गया, बी से डी गया, बी से डी गया, बोलो मैं और मेरी बोल दोनों सेम, और 2 ओम का रेसिस्टर पड़ गया, तो फायदा हो गया कितने का, 2, और आई कितनी है, i1 माइनस IG। बोलो, अब मैं डी से मैं सी गया, तो मैं और मेरी वो अपोजिट, मैं डी से सी जा रहा हूं, वो सी से डी आ रही है, तो क्या चलेगा, लॉस इच लॉस चलेगा, लॉस इच लॉस। बोलो 3i माइनस i1 प्लस IG। बोलो आगे देखो, मैं और मेरी वो अपोजिट, मैं सी से ए जा रहा हूं, वो ए से सी आ रही है, तो मैं कह सकता हूं फिर से क्या हो गया, लॉस कितने का, 2i माइनस i1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i1 माइनस 2ig माइनस 3i और माइनस माइनस प्लस 3i1 और माइनस 3ig, और यहाँ पे माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2i1, और यहाँ पे शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। भैया सही से करना, एक बार भी गलत मत कर लेना, नहीं प्लस माइनस हो गया इतना बड़ा सवाल होता है, सॉल्व नहीं कर पाओगे एक बार गलत हो गया तो। इसीलिए सतर्कता पहले से होनी चाहिए। तो i1 वालों में मैं तो ऐसे मार्क बना लेता हूँ, मैं तो ऐसे मार्क बना लेता हूँ, डिजाइन बना लेता हूँ, डिजाइन ऐसी डिजाइन IG वालों पे बना ले रहा हूँ। बोलो, जो सिर्फ I वाले इन पे ऐसे सर्कल बना ले रहा हूँ, मेरा कोई छूट ना पाए, तो मैं सबको जोड़ दूंगा। तो फ्लैट वाले जोड़ने चला, पहले फ्लैट वाले, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इट मीन्स 5i1। अब I वाले जोड़ लेता हूं, नॉट लगा रखा है 0, तो माइनस 3 माइनस 2 इट इज गोइंग टू बी माइनस 5i। अब IG वाले जोड़ लेता हूं, या माइनस 2IG या माइनस 3IG, तो यहां पे हो गया माइनस का 5IG इज इक्वल टू 0। अब ऊपर एक इक्वेशन बन गई, नीचे एक इक्वेशन बन गई। आप इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, 3, i1 IG और ये। अगर किसी तरीके से दोनों कट जाते तो अलग बात है, लेकिन दोनों नहीं कटेंगे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक और लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा, A C D E F A। इससे क्या होगा, तीसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा हमें, 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। बोलो, तो मैं यार क्या करता हूं ना, इस इक्वेशन को उठा के नीचे रख लेता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, मेरे को सॉल्व तो करना ही है। प्लस का 4IG, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। जरूरत पड़ने पर गुणा भाग करके घटाऊंगा, बाकी बाद में देखता हूं। अब पहले मैं इसको हटा लेता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए, मैं तीसरा लूप सेलेक्ट करके अपना काम करना शुरू कर दूं। तो मैं तीसरा लूप ले रहा हूं, इन लूप
ए सी डी ई एफ ए। ठीक है, शुरू करते हैं अपना काम। बोलो लूप है तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल बी ए लिखने की कोई जरूरत नहीं, लूप के क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो बोलो मैं और मेरी वो एक ही डायरेक्शन में, फायदा इस फायदा, बोलो कितने का, +2, करंट कितनी है, I माइनस I1। बोलो उसके बाद सी से डी जा रहा हूं, वो भी सी से डी जा रही है, और फायदा ही फायदा चलेगा, I माइनस I1 प्लस IG। बोलो उसके बाद क्या होगा। हाँ एक चीज और, हाँ ये भी तो करना जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूं, बैटरी से जितना करंट निकालते हैं उतना करंट बैटरी को वापस देते हैं, मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी, I। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। हाँ जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा ना, उनके लिए मैं ऐसे खोल देता हूं इस रेसिस्टेंस को, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए, जिनने पढ़ा इन लोगों को तो पता है। हाँ अभी कहाँ से पहुंच गए अपन यहाँ पहुंच गए, अब आ रहे हैं अपन इधर इधर इधर, ये आ गए। बोलो मैं और मेरी वो दोनों सेम, तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा कितने का, 2I। IR का फायदा होता है, I कितना है, I, R कितना है, 2। ठीक, अब पड़ गई बैटरी का भी नियम मैंने आपको बता रखा। बैटरी या सेल रास्ते में अगर पड़ जाए तो जो पोलैरिटी पहले पड़ जाए उसी को लिख लो। पहले पोलैरिटी क्या पड़ गई, माइनस, पोटेंशियल 2, नुकसान हो गया फालतू का। बोलो पहुंच गए हम, इसका मतलब लूप कंप्लीट कर ली, ये 0 हो गया। इज दैट क्लियर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको करेंगे कितना, 2I माइनस 2I1 प्लस 3I माइनस 3I1 प्लस 3IG प्लस 2। ये देखते रहना, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक तो गर्मी बहुत है। 2I माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक जैसे लोगों को जोड़ लेंगे, अपन तो जानते हैं क्या करते हैं, ऐसे पहचान बना लेते हैं। तो कितना हो गया, माइनस का 5I1, फिर I वालों को जोड़ते हैं अपन, ये I और कहीं I, ये है I। ये कितना हो गया, 2 3 5 और 2 7 I। बोलो अब कौन बचा, IG वाले बचे। तो IG वाला कौन बचा, ये प्लस का 3IG, और एक चीज इसमें और बची है, ये माइनस का 2, या उधर जाके +2 भी आप कर सकते हो। और ये इक्वेशन कोई 3 आ गई। अब 3 इक्वेशन बन गई, 3 वेरिएबल हैं। बाकी कहानी आपको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। अब इसमें मारा पीटी शुरू होगी, कट्टम काट शुरू होगी, बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना काम करके निकल जाएंगे। देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, या इक्वेशन जो भी हो, 2 या 1 कुछ भी है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसमें माइनस का 5I1 है, इसमें प्लस का 5I1। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो I1 मर जाएगा, IG और I और IG की इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे और एक इक्वेशन I और IG की बना लेंगे। मैं करूं क्या, तो मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने चला, 5I1 माइनस 5I माइनस का 5IG इज इक्वल टू 0। बोलो अब इन दोनों से कंपेयर करके मैं यहां पर नई इक्वेशन लिख दे रहा हूं, ये इससे मर जाएगा, 7 में से 5 मरेंगे, 2I बचने वाले हैं, यहाँ माइनस के 2IG बचने वाले हैं, और यहाँ 2 डिजिट रहने वाले हैं, और ये इक्वेशन कोई 4 कर लो। अब देखो 2I, इसमें 2 वेरिएबल रह गए कुल, I और IG। एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर लिया। अब किसी भी तरीके से इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक इक्वेशन ऐसी और बना ले जिसमें हम I1 को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दे, फिर उसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो बोलो इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, तो कैसे मरेंगे ये, कैसे मरेंगे, अब नहीं मरेंगे तो मट्टी पलीत करेंगे। बोलो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, नीचे 5 का कर दे रहा हूं। ये सबसे बेसिक टेक्निक होती है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, दोनों को घटा दे रहा हूं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये तो मर लिए। अब गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 तिहाई 15 माइनस के I1, एक बार लिख ले रहा हूं सबको, माइनस के 15I1, I1 नहीं, माइनस के 15I, और नीचे 5 दुनाई 10, वो भी कैसे, प्लस के 10I। साइन चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखो
3 पंजे 15 माइनस के 15 आई जी। बोलो यहां देखो 5 चौके 20, ये भी कैसे माइनस के 20 आई जी इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 चौके 20 माइनस के आई जी, माइनस का साइन आ गया। 3 पंजे 15 माइनस के आई जी। अब देखो ये कितने बचे, माइनस के 5 आई, माइनस के 5 आई, और ये 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 35 आई जी, वो भी माइनस के। तो मैंने यहां लिख दिया माइनस के 35 आई जी। ये क्वेश्चन लेंदी होता आई नो, ठीक है। और यहाँ पे 15 में से 10 चले गए, कितने बचे 5 आई। बोलो अब इक्वेशन 1 2 3 इनको आप अपने बना करके रखना। अब यहां से क्या करेंगे, एक एलिमिनेट करवा लेंगे कोई, और किसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्चुनेटली मुझे इसमें करंट इन ईच रजिस्टर नहीं बताना है, इस वजह से मैं इस वाले को एलिमिनेट करवा लूंगा और मुझे आईजी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। क्लियर है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ मैं एक बात और बता दे रहा हूं। यहां से मान लो मैंने इसको एलिमिनेट करके आईजी की वैल्यू निकाल ली, फिर आईजी की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखूंगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब दो वैल्यू मिल जाएंगी, फिर इन जो 3 इक्वेशन बनाई थी उनमें किसी में जाकर 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तीनों की मिल जाएंगे। अगर करंट इन ईच रेसिस्टर पूछा गया तो, नहीं पूछा गया गैल्वेनोमीटर में पूछा गया तो गैल्वेनोमीटर वाला काम कर लेंगे। तो फिर से भाई बेसिक काम करेंगे, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, और फिर से क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोलो तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, ये कैसा हो जाएगा प्लस का, ये मर गया। बोलो ये कितना हो गया 5 दूनी माइनस के 10 आई जी, और 35 दुनाई 70 प्लस के आई जी। बोलो और इज इक्वल टू 2, ये 2 मत भूल जाना, ये बचा हुआ है। तो 70 में से 10 गए 60 आई जी, 60 आई जी इज इक्वल टू 2, मतलब आई जी की वैल्यू 1/30 एम्पियर। बस गलत ना हुआ हो कहीं, और हो भी गया होगा तो अब दोबारा इसको सही करना लगभग मेरे लिए असंभव है। बोलो अब ये गलत हुआ हो ना हुआ हो आई डोंट नो, मैंने अपनी पूरी मेहनत से किया हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आप आई थिंक नियम कानून को समझ गए, किरचॉफ लॉ को मैंने किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर इसमें कहीं बेसिक मिस्टेक हो गई, जैसे आई माइनस आई1 की जगह यहाँ आपने प्लस कर दिया ना, तो ये सवाल आप सही नहीं कर पाएंगे, फिर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और ये क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए आप हमेशा सही इक्वेशंस को चूज करें, सारी वैल्यूज को सही से लिखें। इतना लंबा क्वेश्चन नीट आईआईटी में नहीं आएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी होंगी, आएगा बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी होंगी, जो इक्वेशन है आसानी से एलिमिनेट होंगी, धड़ाधड़ कटती चली जाएंगी। ये इधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके का एक सवाल और दे करके मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। तो उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे बना देता हूं और आप मेरे को उसका आंसर दे देंगे। अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और आप चाहे तो इसे एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखो क्या है, यहां पर एक 100 ओम का रेसिस्टर लगा है, यहाँ 60 ओम का लगा है, यहाँ 10 ओम का लगा है, यहाँ 5 ओम का लगा है। तो सबसे पहले तो हमें चेक कर लेना बैलेंसिंग है अनबैलेंसिंग है। ऑफ कोर्स इसमें करंट पूछा तो अनबैलेंसिंग ही होगा। ये देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10/6, और ये 10/5 अनबैलेंसिंग है। इसमें करंट पूछी गई है कितनी होगी अगर ए और सी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। आपको पता है 3 इक्वेशंस बनानी है, 3 लूप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा, और एक लूप हमारा ये हो जाएगा। 3 इक्वेशन, 3 लूप, 3 बार सॉल्व करना, उसके बाद हमें करंट इन गैल्वेनोमीटर में पता चल जाएगी। और इसका आंसर निकालने के बाद आप मेरे को बताना जरूरी से। काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए ये, बाकी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, और गर्मी आप देख ही सकते हैं।